हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है सर? सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। आइए, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे सर। क्या पढ़ रहे थे? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि मिश्रण को पृथक्कृत करने की विधि। ध्यान दीजिएगा। हेलो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मिश्रण को, किसको सर? मिश्रण को, मिश्रण पृथक्करण की विधि। किसकी विधि चला? मिश्रण के पृथक्करण की विधि। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाई मेरे कि मिश्रण को पृथक्कृत कैसे किया जाता है। मिश्रण को पृथक्कृत कैसे किया जाता है? पृथक करना मतलब होता है सेपरेट करना। पृथक करना मतलब क्या करना? सेपरेट करना। तो मिश्रण पृथक्करण की विधि है, पहला है रवाकरण। रवाकरण बोले तो क्रिस्टलाइजेशन। रवाकरण बोले तो क्रिस्टलाइजेशन, जिसके बारे में हमने आपको कहा था कि ठोस को रवा के रूप में बदल लेते हैं और जो पहले जम जाता है उसको अलग कर लेते हैं, जो बाद में जम जाता है वो भी अलग हो जाता है। तो ये विधि हम लोगों ने कहा कहीं यूज नहीं होता। आसवन, आसवन विधि के बारे में हमने आपको कहा था एक ही बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा। उसके बाद प्रभाजी आसवन है। कौन आसवन है चला? प्रभाजी आसवन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे मिश्रण जिनके संघटकों में क्वथनांकों में बहुत कम का अंतर हो, ये सब नहीं पढ़ना है, सीधा बात करना है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को पेट्रोलियम से अलग किया जाता है। एक लाइन का बात। ये दो विधियां हो गई। उसके बाद है भाप आसवन। ये कभी नहीं पूछता है। भाप आसवन विधि जो है, हेलो हेलो हेलो, लेकिन ऐप मोबाइल पे दिखा रहा है। हेलो, बोर्ड तो ऑफ हो गया, लोड नहीं ले रहा। हेलो। ऑन होगा चल जाए। हेलो। कल भी केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाई थी, आज भी देखो सुबह से लाइट कटा हुआ है। टेंशन नहीं लेना है, संडे भी पढ़ा देंगे, इसीलिए सब हुआ। अच्छा, अभी ऐप पे चल रहा है ना? रुक जा रुक जा रुक जा, तनी बोर्ड ऑन हो जाए भाई, चलेगा ना? लाइट आज सुबह से ही गायब। देखो चला, भाप आसवन विधि की अगर हम बात करें, भाप आसवन विधि कभी नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछेगा तुमको। तुमको दुए को पूछेगा। आज सुबह से ही लाइट गायब है, इसलिए बोर्ड भी लोड नहीं ले रहा है। सारा चीज बंद है ना? टेंशन नहीं लेना, चला हड़बड़ाना भी नहीं है। देखिए तो बगल में लाइट है क्या, तब उसी से जोड़ देगा। देखिए जल्दी से, सुबह से ही लाइट नहीं है, पता नहीं ट्रांसफार्मर शायद चेंज किया है। कहां से लगा रहे? वो वाला बोर्ड पे दे रहे हैं, थोड़ा टानेगा। बगल वाला में देखे तो लाइट है, दोनों में से किसी में। एक मिनट भाई, देखते हैं, थोड़ा सा चेक करवाते हैं।
आज सुबह से ही लाइट काट दिया है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। इन्वर्टर भी सुबह से ही चल रहा था तो डाउन हो गया है, लेकिन हम देखते हैं, कुछ करवाते हैं। क्या कुछ हुआ? बगल में भी नहीं है लाइट, सब जगह कटा हुआ। दोनों में से एक में भी लाइन नहीं है। क्या चीज खोले हैं? फिर सामने दिक्कत होगा। हेलो हेलो, भी ये चलेगा तो? आज चला सुबह से ही लाइट ऑफ है, पता नहीं क्यों, ट्रांसफार्मर वगैरह चेंज कर रहा है। कल भी तुम्हारा केमिस्ट्री नहीं हो पाया तो टेंशन नहीं लेना, हम आगे कहीं कभी मेकअप कर देंगे, चला 2 घंटा पढ़ा देंगे। अब देखो, देखो ये जो भाप आसवन विधि है, भाप आसवन विधि कुछ नहीं है, इसका कहीं पर हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण में इसका उपयोग करते हैं, जैसे ईस्टर वगैरह का शुद्धिकरण में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन ये आपको कभी नहीं पूछेगा। हम इसमें ऐसे पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं जिसको अगर आप गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपने पानी भरा और ये आपका पत्थर का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? चला ये पत्थर का टुकड़ा है। देखना चला लाइट इटमें भी बड़ा प्रॉब्लम में है, इटमें भी कभी ऑफ हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है। हम ये जो कल का क्लास और आज का क्लास मेकअप करेंगे, हम लोग कल भी पढ़ेंगे, कल भी है क्लास, और दिक्कत होगा वैसा अगर आज का क्लास नहीं हो पाया तो संडे को भी क्लास लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। कहते हैं अगर ये पानी है, ये पत्थर है, तो अगर पानी वाष्पीकृत हो गया, अगर ये पानी वाष्पीकृत हो गया तो पत्थर मिल जाएगा। पत्थर कभी वाष्पीकृत हो सकता है क्या? पत्थर कभी वाष्पीकृत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको गर्म करके पानी को वाष्पीकृत कर लेंगे, पत्थर को अलग कर लेंगे। तुम कहेंगे सर इतना काहे करना है, 2 पत्थरे था निकाल लेंगे। तो ध्यान देना, अगर कहते हैं भाप आसवन विधि, स्टीम डिस्टिलेशन, इस विधि में कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है, और वैसे पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जिसमें जो अशुद्धि हो वो वाष्प के रूप में निकल जाए और जो मटेरियल हो वो बच जाए। तो कहता है, और ये कभी नहीं पूछेगा, भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन, लेकिन पूछ दिया था ओकरो कोई माई बाप नहीं है। कहता भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन, इस विधि से
उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलेय होते हैं, मतलब जो जल में नहीं घुलते हैं परंतु गर्म करने पर वाष्पशील हो जाते हैं। गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? वाष्पशील हो जाते हैं, उड़ जाते हैं और प्रायः अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे मीथेन अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, एथिल अल्कोहल। कभी नहीं पूछेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। द नेक्स्ट वन इज निस्पंदन। निस्पंदन क्या है? इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। निस्पंदन बोले तो फिल्ट्रेशन। जैसे सर अगर हम नाला का पानी लेते हैं या जमीन के अंदर का पानी लेते हैं, उसमें बालू भी है, उस बालू है तो वो ठोस रूप में है, उसको अलग करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा चापाकल है, ये हमारा क्या है सर? चापाकल है। ये मान लीजिए सर ये हमारा चापाकल है। इसमें हम लोग जाली लगा देते हैं जिसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। देखो इनका इंग्लिश से लिखा है फिल्ट्रेशन। ये जो जाली हम लगा देते हैं क्या करता है? इस सर जो भी अशुद्धि है ठोस के रूप में, बालू पत्थर वगैरह वगैरह, इसको पानी के साथ नहीं जाने देगा, नहीं निकलने देगा। कहने का मतलब यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ यानी बालू, पानी है और उसमें ठोस पदार्थ बालू निलंबित हो, निलंबित हो मतलब छोड़ा गया हो, और उसे अलग करने के लिए निस्पंदन विधि का प्रयोग करते हैं। धरती पर जमा जल इसी धरातल के नीचे पहुंचता है जिसे हम हैंडपाइप ट्यूबवेल द्वारा खींचकर बाहर निकालते हैं। जैसे ये मान लीजिए धरती पर जमा हुआ जल है, ये जो धरती पर जमा हुआ जल है इसमें बहुत सारे ठोस के कण हैं। इस सारा का सारा पानी नीचे चला जाता है, ये जो ठोस के कण है, गंदा कचरा गूं, ये सब ऊपर में रह जाता है। ये सब क्या हो जाता है? तो लगवाइए। हाँ फोन करते तो उठाते नहीं आप जी। तो ये जो लगवाइए, लगवाइए दूसरा नेट लगवाइए। कहते हैं अगर ये ठोस कचरा है और ये पानी नीचे चला जाता है, चला तो ये ठोस कचरा रह जाता है। यहां भी हम फिल्टर लगा देते हैं, ठोस कचरा मेरा रह जाता है और ऊपर जाता है। तुमको एक लाइन का बात कहे ना तो गंदा पानी से ठोस कचरा बाहर निकालना निस्पंदन कहलाता है। यही काम अभी फिल्टराइजेशन का जो काम है ये नमामि गंगे परियोजना के तहत हो रहा है। जितना भी ठोस कचरा है, प्लास्टिक कचरा है या ठोस कचरा जो पानी में घुलनशील नहीं है, उसको अलग किया जा रहा है। किस विधि द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा। ठोस कचरे को द्रव से अलग करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। कभी नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता है किस विधि द्वारा? फिल्ट्रेशन द्वारा। जमीन के ऊपर फैला गंदा पानी साफ होकर नीचे चला जाता है किस विधि द्वारा? फिल्ट्राइजेशन के द्वारा। तो ये चार विधियां हम लोगों ने पढ़ी जिसमें हम चला तुरा एकदम भरोसा दिलवाते हैं कि क्वेश्चन 2 लाइन पूछेगा। एगो आसवन विधि, समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। एगो प्रभाजी आसवन विधि, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि निकाला जाता है। बस 2 विधि तुमको सबसे ज्यादा पूछा जाए, ठीक है। अब देखो इसके बाद तुमको जैसे कहे निस्पंदन, निस्पंदन मतलब समझ लेना नाला का पानी को साफ करेंगे, ठोस कचरा हटा दें। भाप आसवन कुछ खास नहीं, लेकिन जो विसरण है ना चला, विसरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। हर दिन लड़ना होगा तुमको अपने सब्जेक्ट से अगर जिंदगी में कुछ करना है। या तो लड़ नहीं तो भाग, 2 को तो ऑप्शन है। जिंदगी में अगर हर दिन भागना है तो ये 2 महीना आराम कर ले, अगर हर दिन आराम करना है तो 2 महीना आराम को हराम कर ले। कहते हैं विसरण क्या है? कभी पादा है? पाद नहीं,
पादते हैं तो क्या होता है? अगल बगल के लोग भाग जाते हैं, पगला गया है। जब हम पादते हैं तो पादते हैं, देखो होता क्या है, तुम देखना, जैसे तुम पादोगे यहां अखट से दूसरा क्या होता क्या है? होता यह है चला कि हमारे पेट में जो गैस है उसमें बहुत अधिक घनत्व है, पूरा घनियाइल रहता है। और जब छोड़ते हैं अंदर में घनत्व ज्यादा, अब बाहर में घनत्व कम। अधिक घनत्व से कम घनत्व में सट सट नहीं। कभी ऐसा होता है पिछवाड़े से तो कभी बाहर से अंदर हवा लिया, ऐसे लिया है? नहीं लिया होगा। ऐसा कोई बंदा, एक बंदा जो पीछे से हवा खींच लेता हो? इम्पॉसिबल, असंभव। काहे? वाई दिस हैपन? क्योंकि अधिक घनत्व से कम घनत्व से अधिक घनत्व में नहीं घुस सकता हवा। तब तो लोग को क्या जरूरत था यहां से लेने का, करने का क्या जरूरत है? इसे ही घुस जाता, अपना बहुत सारा छेद है। नहीं, अधिक घनत्व से कम घनत्व में गैसों का ट्रांसमिट होना विसरण कहलाता है। घनत्व में अंतर के कारण गैसों का जो प्रवाह होता है उसे विसरण कहते हैं। ध्यान दो, कहता है घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों में, ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि तुम पाद के अपना पाद पानी में मिला देगा। पाद कभी पानी में नहीं मिल सकता। पाद ऐसा है कि तुम लेटरिंग कर रहा है, पाद भी रहा है, तो तुम पाद को लेटरिंग में मिला देगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हारी जो हवा है, जो तुमने छोड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ गैस में मिलेगा। इसीलिए कहते हैं घनत्व में अंतर, अधिक घनत्व से कम घनत्व। मान लो तू आदमी है, अच्छा ये ऑनलाइन है, कभी कभार ऐसा होगा कि नेटे गायब हो जाएगा, कभी कभार ऐसा होगा कि बफरिंग करने लगेगा। ये 2-3 गो समस्या ऑनलाइन के फिक्स है जो अपन सिलेबस में डाल लो। तो बफरिंग, कमेंट नहीं जा रहा है, नेट नहीं चल रहा है, ये सब तरह फेस करना होगा, क्योंकि मोदी जी हम लोगों को इतना डेवलप नेट नहीं दे पाए। ठीक है, इस सब के लिए तैयार रहो। सर बफरिंग, सर बफरिंग, मां कसम वो भी करेगा। ये 50,000 बच्चा पढ़ रहा है, चला अब एक आध 10-20 गो का बफरिंग करता, लिख देता बफरिंग। आई मां कसम 49,950 तो बढ़िया देखबे न कर रहा होगा। अगर मान लो 50,000 एडमिशन कितना हुआ हमरा नहीं पता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये तुम्हार पेट है तो इसमें बहुत ज्यादा घनियाइल है, यहां घनत्व कम है, तो यहां से तुम छोड़ेगा, अधिक घनत्व से कम घनत्व में जाएगा। जब भी जाएगा अधिक घनत्व से कम घनत्व में जाएगा। तो कहते हैं घनत्व में अंतर के कारण गैसों का जो प्रवाह होता है, घनत्व में अंतर के कारण जो गैसों का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसरण। कहता घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। अब एगो बात बताओ, ताप बढ़ा दो, विसरण तेजी से होगा। जैसे गर्म खाने की गंध तेजी से फैलती है। तुम अगर बहुत ज्यादा गर्म है खाना, तुम उसकी गंध देखना तेजी से फैलती है। क्यों? विसरण गुण के कारण। क्योंकि जितना ज्यादा गर्म होगा अणुओं के बीच की दूरी उतना ज्यादा होगी। क्योंकि कोई भी चीज गर्माता है तब फैलता है। नहीं, तोरो पास बहुत चीज होगा जो गर्माने के बाद फैल जाता होगा। इतना बड़का होगा वो इतना बड़का हो जाता होगा। तो कोई थ्योरी सब जगह लागू होता है, बुझा? गरमाने के बाद कोई भी चीज फैलता है।
जैसे गैस है, गर्म होगा मां कसम पूरा फैलेगा। तो अगर गर्म कहते तापमान बढ़ने के बाद फैलने का गुण यानी विसरित होने का गुण, यानी नहीं कहते रहे हड्डियों को गंगा में विसर्जित कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। हम भी क्या करते हैं, पादते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। गैसों का कह उसको भगा दिया, हाँ उसको बुलाइए तो। एक मिनट चला, एक मिनट नेट वाला आया है, तनी ओकरा देख लें। ताप बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है। ऑब्वियसली अगर ताप बढ़ेगा तो कोई भी चीज गर्म होता है तो फैलता है, तो फैलने जितना तेजी से फैलेगा कहेंगे विसरण उतना ज्यादा है। ताप बढ़ने से विसरण का गुण क्या होता है, बढ़ता है। तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा घनत्व में अंतर के कारण गैसों का प्रवाह क्या कहलाता है, कहेंगे विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। द नेक्स्ट वन है विसरण गुण के कारण ही। देखो हम तो इस तरह पढ़ा रहे थे पालने हगने, तो तू बुझ नहीं रहा था। देखो देल है मल मूत्र, मल मतलब हो गया चला गुह, मल मतलब क्या हो गया गुह, अब मूत्र मतलब हो गया पेशाब जो तू मूत्रता है। एक मिनट रुके, एक मिनट। अब देखिए क्या, अब अगर हम विसरण के गुण की बात करें, देखो एक भी अगर ये उल्टा कमेंट्स अगर किया तो अगर आईडी हम कर देंगे ब्लॉक, या तो हमसे पढ़ो ना तो तेरा पढ़ने नहीं देंगे। दुगम से एगो बात होगा, हम बियाह करेंगे नहीं करेंगे रास्ता मतलब है। या और भी कोई कमेंट्स अगर तुम उल्टा करता है तो वो तुम्हारा क्लास अंतिम क्लास होगा। मेरे ऑपरेटर बैठे हुए हैं और उनको सख्त हिदायत है, किसी भी प्रकार का पर्सनल कमेंट्स या किसी भी प्रकार का उल्टा कमेंट्स अगर आप करते हैं तो ये क्लास आपकी अंतिम कक्षा हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो ऐप पे हो। किसी भी प्रकार का आउट ऑफ डिसिप्लिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। हम पढ़ाना छोड़ देंगे ये हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ डिसिप्लिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तुम ये सिलेबस में डाल लो, ठीक ना, चाहे यूट्यूब पे हो कि यहां हो। आउट ऑफ डिसिप्लिन गया मतलब तुम्हारा आईडी ब्लॉक, तुम फिर मेरा क्लास कभी नहीं कर पाएगा। तोरा की लगता है जे मन होगा तुम्हारा हाथ में मोबाइल है कमेंट्स लिख देगा, तुम नहीं चाहेंगे नहीं लिखने देंगे एक लाइन के बाद। हम ब्याह करेंगे कि नहीं करेंगे वो मेरा मन है, एकदम सब एक भी उल्टा कमेंट्स आता है उसको ब्लॉक कीजिए, तुरंत उस आईडी को ब्लॉक कीजिए, कुछ नहीं, नो कमेंट्स। चुट्टा पढ़ेगा लिखेगा कि हम ब्याह करने नहीं करें उस तरह की मतलब है। कहते हैं एक भी उल्टा कमेंट्स होगा उसको ब्लॉक कीजिए। विसरण गुण के कारण ही, कौन गुण के कारण, विसरण गुण के कारण। देखो गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरे में फैलती। इत्र, इत्र क्या होता है, चला अगर इत्र की बोतल कभी देखा होगा, ये अगर इत्र की बोतल है और इसको हम ऐसे मारते हैं, आगे सर हम बहुत सारा प्लान कर रहे हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स को हम दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश में है, दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश में, मतलब अब तुमको प्रैक्टिकली हम बहुत सारा चीज दिखाएंगे,
बस हम बुक के झोल से खाली निकल जाएं तो हम दिखाते हैं कैसे पढ़ाया जाता है। देखो ये जो हम इत्र मार रहे हैं तो की हो रहा है, इसमें घनत्व तो ज्यादा है, बाहर घनत्व तो कम है। अधिक घनत्व से कम घनत्व में गैस का प्रवाह हो रहा है। इसी को हम कहते हैं क्या क्या कहते हैं, चला, इसी को कहते हैं विसरण। इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना। मल मूत्र अभी हम तरह दिखा नहीं सकते हैं। मल मूत्र की दुर्गंध को नाकों तक पहुंचाना, मल मूत्र की दुर्गंध को कहां तक पहुंचाना, नाकों तक पहुंचाना, और यह कहलाता है विसरण। क्योंकि जहां भी सर गैस का प्रवाह हो रहा है ना, कहीं अधिक घनत्व से कम घनत्व, उसको हम विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विसरण कहते। कहने का मतलब यह हुआ कि मल मूत्र की दुर्गंध नाकों तक पहुंचना, ये क्या है, विसरण है। कहीं भी अधिक घनत्व से कम घनत्व में कोई भी चीज चला जाएगा, कोई भी गैस चला, कोई भी चीज नहीं, कोई भी गैस चला जाएगा, विसरण। चाहे इत्र की बोतल से खुशबू का निकलना, चाहे पानी से, इसलिए हम जोर देने की पूछता है, पानी मल मूत्र से गंध का निकलना या गर्म खाने की सुगंध नाक तक पहुंचना, विसरण कहलाता है। अब देखो, अब अवस्था परिवर्तन का मामला है। चला, अवस्था परिवर्तन का क्या मामला है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि अवस्था परिवर्तन का मामला क्या है। देखो, जैसे अगर हम कहते हैं बर्फ, ध्यान देना, क्या कहते हैं, चला, एकदम आराम से, बर्फ है ना रे, चला, बढ़िया से पढ़, बरस लिखा गया। हम कहते हैं भैया बर्फ, ई ले लो भैया पानी, ई ले लो भैया गैस यानी जलवाष्प। इधर आते हैं, ये है जलवाष्प। ध्यान देना, बर्फ से पानी बनेगा, बर्फ से पानी बनेगा, तो बर्फ है, पानी बन गया, तो गल गया, तो गल गया तो इसको हम गलन कहते हैं। ठीक है, अब पानी से बर्फ बन गया, पानी से बर्फ बन गया यानी पानी जम के बर्फ बन गया, इसको हम कहते हैं हिमीकरण, फ्रीजिंग। गलन बोले तो मेल्टिंग, अब पानी से बर्फ बन गया, हिमीकरण, फ्रीजिंग। अब देखो, पानी से जलवाष्प बन गया, पानी से जलवाष्प बन गया, वाष्पीकरण। जलवाष्प से फिर पानी बन गया, संघनन, कंडेंसेशन। इंग्लिश हम नहीं लिख रहे हैं यहां। गलन मतलब मेल्टिंग, हिमीकरण मतलब फ्रीजिंग, वाष्पीकरण मतलब हो गया वेपोराइजेशन, असंघनन कंडेंसेशन कहते हैं इसको। और अगर ठोस बर्फ सीधे गैस में बदल गया, इसको हम चला कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन इंग्लिश होता है। और अगर वाष्प सीधे ठोस में बदल गया यानी गैस सीधे ठोस में बदल गया, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन, जो कि कल के टेस्ट में था। तुम क्या करें मास्टर, तनियो गड़बड़ होगा तो तब बनवे नहीं करेगा। तुम पूछेगा कि बता दो, आ कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे याद रखेंगे, ये बता दो। हम तरह बताते हैं, देखो, ये गलन, बर्फ गल जाएगा, पानी हो जाएगा, तो गल नहीं कहते बर्फ गल रहा है रे, तो कहेंगे बर्फ पानी बन जाएगा, गलन। अब पानी बर्फ बन जाएगा,
अहो जान बढ़िया से देखो, पानी बर्फ बन जाएगा तो हम नहीं कहते पानी को फ्रिज में रख देते हैं बर्फ बन जाता है, तो कहते हैं फ्रीजिंग हो गया, यानी हिमीकरण उसी का इंग्लिश फ्रीजिंग, इसको कहते हैं चला फ्रीजिंग। ध्यान देना, बर्फ अगर पानी बनेगा तो बर्फ गल के पानी बन गया तो गलन, अब पानी बर्फ बन गया तो हिमीकरण, दैट इज फ्रीजिंग। अब पानी जलवाष्प बन गया तो इसको हम वाष्पीकरण कहेंगे। तो ई तोरा याद हो गया कि बर्फ जो है पिघल जाएगा पानी बन जाएगा तो गलन हो गया। ध्यान देना, तोरा ई याद हो गया कि बर्फ जब गल जाएगा पानी बन जाएगा तो गलन, ई तोरा याद करने की जरूरत नहीं है। पानी बर्फ बन जाएगा तो जम गया तो हिमीकरण। और जब पानी वाष्प बन जाएगा तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण। यह तोरा याद करने की जरूरत नहीं, तुम जानती है। अब तेरा तीने गो बच गया, तीन गो कथी कथी बच गया देखो। एगो बच गया संघनन, ऊर्ध्वपातन और डिपोजिशन। तो ये तुमको एकदम ध्यान में, यही तीन गो मेनली पूछता है। संघनन हो गया गैस, जलवाष्प मतलब गैस, गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना संघनन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। चला, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर ही केमिस्ट्री का जान है, उसके बाद तो छोटा छोटा चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाए। अब ध्यान देना, इसका पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है भाई टेलीग्राम चैनल पे, एसके झा पीडीएफ, जिसमें 70,000 बंदे हैं और ऐप पे भी है, कहते हैं ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये रवि जी लिखते हैं कि सर आप कमेंट्स नहीं देख रहे हैं, ये हम हजारों बच्चा के कमेंट्स पढ़ेंगे 1 घंटा में पढ़ाएं? हमरा खाली ये बता दो, एकदम कमेंट्स नहीं देखेंगे। तोरा चला पढ़ना ना है, तोरा हम कमेंट्स देखेंगे, पता चला इंडिविजुअल। अच्छा बोलिए रवि जी, अच्छा क्या हुआ, अच्छा कैसा लग रहा है आपको, अच्छा और सब ठीक है ना, घर पे मम्मी पापा सब ठीक है, और बताइए आज मैथ कितना पढ़े, और ब्याह शादी हो गया, यही करें कमेंट देख के। वहां कोई लिख देगा सर बफरिंग हो रहा है, सर पीडीएफ कहाँ है, अब बताओ पीडीएफ सबको मिल गया, एक आध दुगो नहीं मिला, ओकरा से हम बतियाएं कि हम अपन चलवा को पढ़ाएं, तो 2-4-5% हम मान के चलते हैं कि साफे रहता है, और कुछ 99% 95% ही ठीक बच्चा है, 5% है साफ है, और पते नहीं चलता हो की रहा है। हम ओकरा खातिर जान दे दें, नहीं दे सकते हैं हम। 5% 100% हमारे बाबुओ जी आज तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हम 5% को मानते हैं कि साफ है यहां से, और हम कितनों कह देंगे एसके झा पीडीएफ चैनल जाओ, जगह में 70,000 मेंबर है, वहां से फाइल में जाओ, फाइल में जाके पीडीएफ खोजो, उतैयो कहेगा पीडीएफ कहां है। हम मान के चलते हैं 5% साफ है, 16 दुनिया 8। लिखता है पीडीएफ कहां है, देखना। अगर बर्फ पानी भी बना गलन, पानी बर्फ बना हिमीकरण, और जब बर्फ यानी ठोस सीधे वाष्प बनेगा तो ऊर्ध्वपातन, अब वाष्प जब ठोस बनेगा तो डिपोजिशन, और गैस जब द्रव बनेगा तो संघनन। इतने मेनली पूछता है, ये 3 को तुमको ध्यान में रखना होगा। अब देखना, कहते हैं कि ठोस द्रव और गैस में तापमान का प्रभाव, तो ठोस हो गया ये द्रव हो गया चला पानी, ये गैस हो गया जलवाष्प, ये सॉलिड हो गया चला ठोस, ये गैस न है तो गैस है मेरे भाई मेरे तो जलवाष्प, ये ठोस न है, ठोस है तो बर्फ, ठोस है तो कथी, ठोस है तो बर्फ, और ये लिक्विड है तो जल पानी, लिक्विड है तो क्या पानी।
कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, लिक्विड की जब भी बात आए, किसकी बात आए सर? लिक्विड की जब भी बात आएगी, लिक्विड 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 की जब भी बात आएगी तो पानी के बारे में सोचेंगे, और गैस की जब भी बात आएगी तो जलवाष्प के बारे में सोचेंगे, और बर्फ की जब भी बात आएगी ठोस के बारे में सोचेंगे। बर्फ तो ठोस न है, अब जलवाष्प हो गया तो गैस हो गया, अब द्रव हो गया तो पानी हो गया। तुम गौर से देखो, कहते हैं ठोस सीधा गैस में बदला, ये देखो ये हो गया सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। गैस ठोस में बदला, डिपोजिशन, देखो ऐसे डाउन एरो है। द्रव ठोस बन गया, फ्रीजिंग, आज ठोस द्रव बन गया, मेल्टिंग। द्रव गैस बन गया, इवेपोराइजेशन, और गैस द्रव बन गया, कंडेंसेशन। कहते हैं ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, क्योंकि ठोस चला बर्फ है, हम प्यार से इसलिए समझा रहे हैं कि तीनों को पूछता है, वो तीन को तू बनाइए नहीं पाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं जब ठोस यानी बर्फ जब द्रव बनेगा तो गलन है, द्रव जब ठोस बनेगा यानी द्रव है पानी, आ पानी ठोस यानी बर्फ बन गया, बर्फ बन गया मतलब जम गया, दैट इज फ्रीजिंग, हिमीकरण। और गैस सीधे ठोस में बदलेगा, ये 100 बार का, इस बार केवल बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड ने पूछा, इसीलिए हमने इसको ऐड किया। इससे पहले किसी भी एग्जाम में आज तक का रिकॉर्ड नहीं है पूछने का। हमरा तो नहीं मिला, तोरा भाई हो सकता है मिल जाए। गैस, अब तुम कहेगा डिपोजिशन का एग्जांपल बताइए सर। जब कपूर जो है गैस बनता है और गैस फिर कपूर बन जाता है। अगर आप क्लोज सिस्टम में कीजिएगा तो कपूर जो है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि बताइए सर कि डिपोजिशन का एग्जांपल, तो ठोस सीधा गैस में बदलेगा, ठोस सीधा गैस में बदलेगा, ऊर्ध्वपातन। और गैस सीधे ठोस में बदलेगा, यानी बर्फ अगर गैस बने, कपूर अगर गैस बनेगा ऊर्ध्वपातन, और गैस अगर फिर कपूर बनेगा डिपोजिशन। तो कहते हैं गैस का सीधे ठोस में बदलना, ठोस सीधा गैस में बनेगा ऊर्ध्वपातन, लेकिन गैस का सीधे ठोस में बदलना डिपोजिशन कहलाता है। अब देखो, अब कहता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है सर? कल भी एक सवाल इससे आया था। ऊर्ध्वपातन कहते हैं ठोस जब सीधे गैस में बदलेगा, जैसे ऊर्ध्वपातन में हो गया कपूर, कपूर सीधे गैस में बदल जाएगा। जला के देखिए, ठोस अवस्था में होता है, आग लगाइएगा सीधे गैस में बदल जाएगा, ऊर्ध्वपातन। कहते हैं जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है, और यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। लेकिन चला ये भी पूछता है, हम ये नहीं मना कर रहे हैं कि नहीं पूछता, ये तो पूछवे करता है, लेकिन अब एग्जाम्पल दे देता है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है या कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। ये तुमको अब एग्जाम्पल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए हम एग्जाम्पल की लिस्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर दें। इसमें आता है, हम देखो हम इसको याद किए हुए हैं, तुमको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि सर कंपाउंड है तो नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। एंथ्रासीन कहता है, अगर हम कहते हैं एंथ्रासीन, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, गंधक जिसको आप सल्फर भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ये सारा कपूर, आयोडीन, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। इसी में से आप देखिएगा ढेरी क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां कहेगा निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ। कपूर हो गया, ठोस में है, जैसे आग लगाइएगा गैस में बदल जाएगा। कहता है जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलता है तो कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, कपूर, आयोडीन, गंधक, सल्फर, नौशादर जिसको आप अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, आइडोफॉर, ये सारे के सारे ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। पहले हम लोग बोलते मत याद रखो, खाली याद रखो कि ठोस सीधे गैस में बदलता है, ठोस सीधे गैस में बदलता है ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ऊर्ध्वपातन। लेकिन नहीं, अब गैस से ठोस में बदलता है डिपोजिशन कहलाता है।
अब तब एग्जाम्पल हो तुम याद रखो, क्योंकि अब लेवल बढ़ गया। एग्जाम्पल क्या कर, एंथ्रासीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, सल्फर हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, जिसको अपनोसादर कहते हैं, हो गया इतने एग्जाम्पल। इसी में से तोरा 8 से 9 गो क्वेश्चन है, कभी पलट के देखना, तेरा प्रीवियस ईयर में मिल जाए, बस इतने से, सिर्फ और सिर्फ इतना। द नेक्स्ट वन इज, कहता है नोट। कुछ नोट है सर जो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान देना। कहते हैं बेंजोइक अम्ल का उपयोग, किसका उपयोग? खाद्य पदार्थ का संरक्षण करना है। क्या करना है? चला संरक्षण। जैसे तुम जाता होगा कभी, कहां पर, सेब वगैरह खरीदने, तो तुम वहां देखना कि उस सेब पर हमेशा स्प्रे मारते रहता है, वो ऐसे ऐसे देखना, स्प्रे मारते रहता है। वो क्या है रे? बेंजोइक एसिड है। वो स्प्रे मारता है तो कवक उसके आसपास भी नहीं आएगा और सड़ेगा नहीं। हम लोग घर में ओकरा ला के रख देते हैं, देखते हैं फट से सड़ जाता है। तो कहते हैं बेंजोइक एसिड का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। बेंजोइक एसिड का उपयोग कहां किया जाता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। अब देखो, कहते हैं ये क्वेश्चन आया भी था और बच्चा इसमें फंसता भी है। अगर कहेगा ये समुद्री पानी है और ये समुद्री घास है, चला ये समुद्र का पानी है, समुद्री पानी, और इस समुद्र में एक घास पाया जाता है, लेमिनेरिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, चला खाली पढ़ने से नहीं होगा और बार बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये समुद्री घास हो गया लेमिनेरिया, और ये हो गया समुद्री पानी। तो चला, इस समुद्री पानी से निकल कर आता है सोडियम क्लोराइड। क्या निकल कर आता है? समुद्री पानी से निकल कर आता है सोडियम क्लोराइड। और ये जो समुद्री घास लेमिनेरिया है, उससे निकल कर आता है आयोडीन। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक जो है वो महंगा होता है। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक जो है वो महंगा होता है। देखिए, कहते हैं कि अगर हम समुद्र के पानी से कहेंगे तो सोडियम क्लोराइड निकलता है, और समुद्री घास अगर लेमिनेरिया की बात करेंगे, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। दोनों अलग अलग बात, या तो लेमिनेरिया देगा या शैवाल देगा, या तो लेमिनेरिया देगा या तो क्या देगा? शैवाल देगा, उससे आयोडीन मिलता है। समुद्र का जो पानी है ना चला, उससे सिर्फ और सिर्फ नमक मिलता है। नमक युक्त आयोडीन अगर चाहिए, नमक युक्त आयोडीन युक्त अगर नमक चाहिए तो ये लेमिनेरिया का आयोडीन मिलाना पड़ेगा। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक महंगा होता है। कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया था। लड़का को क्वेश्चन आता है आयोडीन कहां से मिलता है, लड़का खट से मार देता है समुद्री जल, जो कि गलत है। समुद्री जल से सोडियम क्लोराइड यानी नमक प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है। लेकिन अगर समुद्री घास लेमिनेरिया की बात करोगे, समुद्री घास लेमिनेरिया की बात करोगे, तो लेमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है।
तो देखो, इसीलिए हम लिख दिए हैं समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है और समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम होता है। कहेगा पानी से क्या मिलता है, तो सोडियम, इसका मतलब उसमें सोडियम होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव चला पानी है, ये वाष्प में बदल गया तो वाष्पीकरण। लेकिन वाष्प का यानी जो गैस है उसका द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। उच्च दाब और निम्न ताप पर गैस संघनित होता है। तुमको याद नहीं रहे तो गैस को संघनित होना मतलब क्या होना चला, गैस को द्रव में बदलना। तो द्रव में तब ना बदलेगा जब तापमान निम्न होगा, जब गैस है उसको सर ठंडा करेंगे तब ना द्रव में बदलेगा। इसीलिए कहते हैं संघनन के लिए निम्न ताप का होना जरूरी। और निम्न ताप कब होगा, जब उच्च दाब वहां पर होगा। कहता है, फिर से समझो, तुमको जो अभी तक हम पढ़ाए हैं भाई मेरे, इसमें तुमको जो क्वेश्चन पूछेगा वो कुछ इस कदर पूछेगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या पूछेगा, तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि पहला ठोस सीधा गैस में ऊर्ध्वपातन, ठोस सीधा गैस में क्या, ऊर्ध्वपातन, और गैस सीधा ठोस में डिपोजिशन। गैस सीधा ठोस में डिपोजिशन, पहला, दूसरा। तीसरा, गैस द्रव में, इसको हम कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। और उसके बाद ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल कौन कौन है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। एकदम इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। नेप्थलीन, एंथ्रा, खूब पूछ रहा है क्वेश्चन। आयोडीन, सल्फर या इसी को हम गंधक कहते हैं, सल्फर, बेंजोइक एसिड इत्यादि। इस सब भाई हमारे ऊर्ध्वपातित पदार्थ है जो कपूर ले सकता है। ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें से इतने बात पूछता है, इतने थोड़ा याद रखना है, ठीक है, ध्यान देना। ठोस से सीधे गैस में ऊर्ध्वपातन, गैस से सीधे ठोस में डिपोजिशन, और गैस का द्रव में बदल जाना यानी जलवाष्प है वो ठंडा होकर पानी होगा, संघनन होगा। अब पानी होगा तो ठंडा होगा भैया, इसका मतलब निम्न ताप होगा, निम्न ताप और उच्च दाब होगा। उच्च दाब कैसे होगा, गैसीय समीकरण में बताएंगे। ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करें तो नेप्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, आइडोफॉर्म, आयोडीन, सल्फर, कपूर, इतने से क्वेश्चन पूछ रहा है। और इस लाइन से ज्यादा तुमको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तुम चाहो तो इतने लिख के VVI मार सकते हो, ठीक है। बाद बाकी इन्हें पूछेगा कि बर्फ जो है पानी बन गया तो क्या कहलाएगा, तो गल गया तो गलन। पानी वाष्प बन गया तो क्या कहलाएगा, जलवाष्प बन गया तो भैया वाष्प बन गया तो वाष्पीकरण। द्रव रखे पानी बन गया यानी ठोस बन गया, यानी पानी बर्फ बन गया तो कहेंगे जमावीकरण। इसको तुम अलग से लिख के हाईलाइट कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा बेंजोइक एसिड का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, ये भी खूब पूछता है। अब देखिए भाई मेरे, इसमें आपको दिक्कत होता है कहां कौन सी गैस भरे, होता है दिक्कत, कहां कौन सी गैस भरे, ये मामला फंसता है कि नहीं फंसता है, फंसता है। कभी हो जाएगा कहेगा फुटबॉल में कौन सी गैस, वायुयान के चक्के में कौन सी गैस, गुब्बारे में कौन सी गैस,
मिलता है ऐसा। गोताखोर सांस लेगा कौन सी गैस? अधिक गहराई में जाएगा कौन सी गैस? अस्पताल में सांस लेंगे कौन सी गैस? हाइड्रोजन, हीलियम। आज शाम में है इसका क्वेश्चन। गैस पर 4 गो क्वेश्चन आज सेट किए। जे चारों क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको एक जगह अरेंज कर दिए। देखना क्वेश्चन तब पता चलेगा। कहते हैं सबसे पहला तो दिमाग में तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा डाउट होता रहता है हाइड्रोजन पे, हीलियम पे और नाइट्रोजन पे। पहला सेटिंग बनाओ, ध्यान देना। सेटिंग क्या बनाओ? हाइड्रोजन कहीं नहीं भरेंगे। कहीं नहीं भरेगा मास्टर? सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है, ध्यान देना। हाइड्रोजन जो है वो कहीं नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि वो सबसे ज्वलनशील गैस होता है। कहीं मत भरो। क्या? हाइड्रोजन। कहीं दिल भी करे तो मत भरो, क्योंकि हाइड्रोजन अगर फुटबॉल में भर दोगे तो एक लात मारोगे उड़ जाएगा, फुटबॉल आग का गोला बन जाएगा। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस, इसलिए हाइड्रोजन नहीं भरना है, कहीं नहीं। चाहे वो वायुयान का चक्का हो, देखो ये डाउट है तो हम आज खत्म कर देंगे। चाहे वो वायुयान का चक्का हो, चाहे वो फुटबॉल हो, सांस लेने के लिए तो अस्पताल में एकदम नहीं देना। सांस लेने के लिए अस्पताल में तो एकदम मत देना। जे रोगी खींचेगा हाइड्रोजन चल जाएगा बोरा में, और आप पूरा छोटी आंख से लेकर बड़ी आंख तक धो 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 जलने लगेगा। आप देखो, इसका मतलब न फुटबॉल में, न वायुयान के चक्के में, न किसी रोगी को, न गोताखोर को हाइड्रोजन नहीं देना है। काहे? सबसे अधिक ज्वलनशील गैस। फुटबॉल में भरोगे एक लात मारोगे आग का गोला बन के ऊपर में तरह दिखाई दे। मनुष्य अगर सांस ले लेगा, जोर से कहीं ले लिया, एक के बार में कहानी खत्म है। जरा सा फ्रिक्शन होगा चला, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान देना, कोरल फिर कैसे खुलेगा? 10-15 मिनट रुक जाओ। अब देखो, अब हाइड्रोजन की बात अगर हम करें, हाइड्रोजन गया बोरा में, कहीं नहीं भरेंगे क्योंकि यह सबसे अधिक ज्वलनशील गैस। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या आएगा? अब तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा या तो हीलियम का, न तो नाइट्रोजन का। ध्यान देना, कल इवनिंग में क्लास नहीं हुई थी 4 बजे। अब तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कथी कथी के, या तो हाइड्रोजन का, नहीं आएगा। चला तोरा क्वेश्चन पूछता ना, कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे, बताओ कौन सी गैस? कहेगा तुमको मैग्नीशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, कौन सी गैस? तो तू उतना रिएक्शन नहीं याद कर पाएगा। हम तेरा एगो जुगाड़ बता देंगे, ककरो गर्म करेगा, केकरो से रिएक्शन करवाएगा, कौन सी गैस निकलेगा उतना पता चल जाए। आएगा समय तो बता देंगे। पहले तो हम लोग यहां हैं। हाइड्रोजन को कहीं, आज के बाद इस सेटिंग कभी नहीं गड़बड़ाएगा कि तोरा नाइट्रोजन होगा कि हीलियम होगा कि हाइड्रोजन होगा। कभी तोरा मन करता है वायुयान के चक्का में नाइट्रोजन भर देता है, और कभी तोरा दिल करता है तो हीलियम भर देता है, और कभी तोरा दिल करता है तो हाइड्रोजन भर देता है। जब बोरा में तोरा एक के बार में कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन हीलियम होगा आंसर की नाइट्रोजन होगा? हाइड्रोजन तो कभी नहीं होगा। काहे नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है। कहीं मत भरना जब तक क्वेश्चन नहीं भरे। क्वेश्चन कह दे सब आदमी गधा है तो सब आदमी गधा है, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं कहे अपने मन से हाइड्रोजन को कहीं भरना एकदम नहीं है। अब देखो, अब तुम्हारे पास दो एक ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? नाइट्रोजन और हीलियम। क्या क्या ऑप्शन है? चला, तुम्हारे पास अब 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है तुम्हारे पास नाइट्रोजन, एक ऑप्शन है हीलियम। अब हमको ये बताओ, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना?
N2 होता है। और हीलियम का द्रव्यमान कितना? तो नाइट्रोजन का होता है 14 दूनी 28 और हीलियम का होता है 4। आज जो शाम में चला आप का क्वेश्चन हम सेट किए हैं गैस से ही, इसलिए बढ़िया से देख लीजिए, ठीक ना। आज शाम में भी आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम सेट करें। देखने से मारिएगा, क्वेश्चन पूछा है जो गैस का प्रीवियस ईयर में, देखने से लगेगा ये आंसर होगा, हो जाएगा वो। मिलते हैं 7:30 बजे शाम के डिस्कशन में। हमको ही बताइए, यूट्यूब पर एसके झा के नाम से चैनल है, उस पर बहुत लोग ये पूछता है N2 भारी है और हीलियम हल्का है, तो हल्का है तो ये उड़ेगा, और अगर N2 भारी है तो ये जमीन पर रहेगा। कर चला, जे हल्का है उड़ जाएगा और जे भारी है वो जमीन पर रहेगा। हमको ही बताओ, वायुयान को उड़ना है कि जमीन पर रहना? हाइड्रोजन तो भरे हुए नहीं करेगा, करता बातें नहीं करेंगे, चोट्टा है, सबसे अधिक ज्वलनशील। तो कहते हैं नाइट्रोजन भारी है तो जमीन पर रहेगा और हीलियम हल्का है तो उड़ जाएगा। तो अगर वायुयान को उड़ाना है तो उड़ता ना है वायुयान। वायुयान जमीन पर नहीं चलता है, उड़ता है। उड़ता है तो वायुयान के चक्के में आंख मूंद के हीलियम गैस भर, क्योंकि वायुयान को उड़ना है। हाइड्रोजन हम भरवे नहीं करेंगे, तो बच गया नाइट्रोजन या हीलियम। आज के बाद थोड़ा गैस में चला, दिक्कत नहीं होगा। हीलियम इसलिए भर देंगे क्योंकि हल्का है, इसको उड़ जाएगा, ये उड़ने में मदद करेगा। भारी गैस दे देंगे, वेटेड हो जाएगा। रही बात फुटबॉल की, अब पता चला फुटबॉल में कौन सी क्या। फुटबॉल को जमीन पर रहना है कि आकाश में उड़ना है? तो कहेंगे फुटबॉल को जमीन पर रहना। जमीन पर रहना तो भारी मतलब कौन? नाइट्रोजन। तो कहेगा फुटबॉल में कौन सी गैस था? नाइट्रोजन। ध्यान देना, फुटबॉल में कौन सी गैस? नाइट्रोजन। फुटबॉल में कौन सी गैस चला? नाइट्रोजन। कहता है जमीन पर रहता है फुटबॉल, आकाश में उड़ता है हवाई जहाज। तो आकाश में उड़ना है इसको, इसलिए हीलियम। आई जमीन पर रहेगा इसलिए नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि जमीन पर नाइट्रोजन भारी होता है। अब गुब्बारा कह देगा, तो गुब्बारा को उड़ना ना है, उड़ना है तो हीलियम। हाइड्रोजन तो भर नहीं सकते, हीलियम। गोताखोर सांस लेता है, तो गोताखोर दोनों से सांस लेता है। ऑक्सीजन पहले तो गोताखोर सांस लेके अस्पताल में सांस लेना तो हमको ऑक्सीजन है, साथ में हीलियम और नाइट्रोजन भी रखते हैं। काहे कि अगर खाली ऑक्सीजन ले लोगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज जलने लगता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज जलने लगता है। अब हमको ये बताइए सर, लड़का कहता है कि आज सुबह का क्लास अपलोड क्यों नहीं हुआ है? देखिए तो आपके सामने में क्लास अपलोडेड है। अब की हम ओकरा जवाब देंगे, बताओ। हमारे बस के बात है ही करना। लड़का कहता है सुबह का क्लास अपलोड क्यों नहीं हुआ? आपके सामने में है, देखिए हमको दिखा रहा है, दूसरा मोबाइल लॉगिन किया हुआ है बच्चा, उसमें दिख रहा है, लेकिन उसको नहीं दिखता है। लड़का कहता है सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। देखिए हम वो दिखाते हैं आपको। क्या करेंगे बताइए ना, हम तो समझ में नहीं आता है कि 5% का क्या उपाय किया जाए। ये देखिए सर, अब हम बोलते हैं एसके झा टेलीग्राम, जिसमें 70,000 मेंबर है, उससे जुड़ो। वहां पर ये देखिए एसके झा टेलीग्राम है। यहां पर आप फाइल में जाइएगा, आप फाइल में जाइएगा, देखिए आपको ऊपरे में दिख जाएगा, यहां पर छोटी छोटी मगर मोटी बातें, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री दिख जाएगा आपको। इधर आ जाइए, आज नहीं, हो गया 2-3 दिन अपलोड किए हुए। देखिए सर फिजिकल केमिस्ट्री यहां दिख रहा है। अब अगर पीडीएफ मिलवे नहीं करेगा, हम लिखता है पीडीएफ कहां से मिलेगा? लिखता है सर क्लास अपलोड नहीं हुआ। आपके सामने में है, देखिए क्लास अपलोडेड है सुबह का। देखिए सर आपके सामने है फिजिक्स का। लड़का कहेगा अपलोड होवे नहीं किया। हम ओकरा की कह सकते हैं बताइए? मेरे बस की बात नहीं है इसको पढ़ा देना।
ये 5% साफ है, अगर कुछ पते नहीं चलता है। मतलब कपार पीट के भी मर जाइएगा तो संभव नहीं है। और नो बफरिंग करे तो अमेरिका चल जाना पड़ेगा, और दूसरा उपाय है, होबे करेगा। इसमें सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? मेरा दम है, मेरा पिछवाड़ा में इतना दम है कि केकरो नेट स्लो चल रहा है तो नेट को स्पीड कर दें। हम पढ़ा सकते हैं एक शिक्षक। आप अपने नेटवर्क को चेंज कीजिए, आप सही जगह पर नेट के कनेक्शन में जाइए, छत पे जाइए, वहां क्लासेस देखिए। क्या यार, तुम लोग भी मतलब ऐसा ऐसा बात बोलेगा ना, क्या बुरा में भेजेंगे। एकदम 5% साफ रहता है। अब सब कुछ हो गया है, ओकरा मिलवे नहीं करता है, पेमेंट कहता है फंस जाता है। हम बोले उस पर देना है फलना@gmail.com, वो दे देगा फलना@tmail.com। वो ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होगा जो अगर पेमेंट आएगा। हम की करें? अगर नाम है अनिरुद्ध कुमार, लिख दिया अनिरुद्धा कुमार, ये तो मिस से चल गया, कैसे होगा? कैसे तुम लोग चला जॉब करेगा? कोनो दिन पता चला ट्रेन लेके हुगली नदी में कूदा दिए, इसीलिए इतना एग्जाम होता है कष्टकारी कि हुगली नदी में ले जाकर कूदा दे। देखो न, सब कुछ है, सबको मिल रहा है। कितने लोगों को पीडीएफ मिल गया है? एक बार एक टाइप कीजिए तो, जिसको इसको पीडीएफ मिल गया एक टाइप कीजिए। जिसको जिसको सर पीडीएफ मिल गया है एक टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए तो। अब देखिए, स्पीड बढ़ाएंगे लेकिन धीरे धीरे। स्पीड ही बढ़ाने वाला चैप्टर नहीं है चला। अगर हम कहते हैं नाइट्रोजन कहां भरेंगे तो कहेंगे फुटबॉल में, क्योंकि उसको जमीन पे रहना है। हम कहेंगे भैया गुब्बारे में, गुब्बारा को उड़ना है तो उसमें हीलियम भरेंगे। फिर कहेंगे एरोप्लेन के टायर में, तो उसको भी उड़ना है तो हीलियम भरेंगे, क्योंकि हीलियम हल्का है। अब सांस लेना है, चाहे गोताखोर लेके अस्पताल में ले, देखो सबको पीडीएफ मिल गया है। इकलौता अब एक दूगो है जगह नहीं मिलता है। अब अगर हम की करेंगे, कहता है कि आपके सामने है कमेंट सर, देख लीजिए, सबको मिल गया। कहते हैं कि अगर सांस लेने की बात करेंगे तो या तो हॉस्पिटल में सांस लेंगे या गोताखोर सांस लेगा, दुएगो बात ना होगा। तो ऑक्सीजन लेवे करेगा, फिक्स है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोगों को दो चीजों का ध्यान रखना होगा, या तो हीलियम लेंगे या तो नाइट्रोजन लेंगे। कहिएगा किया लेंगे सर, इसलिए लेंगे कि ऑक्सीजन किसी से भी अभिक्रिया कर लेगा, किसी भी गैस से, और आग लगा दो। ये दोनों रखेंगे तो ये आग नहीं लगने देगा, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन किसी भी चीज में आग नहीं लगने देता। इसीलिए तो बल्ब में भी नाइट्रोजन भर देते। इसीलिए अगर सांस लेने की बात हो तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का उपयोग करते हैं। अब गोताखोर लेता है तो दोनों लेता है। अगर वो कम गहराई पर जाएगा और अधिक गहराई पर जाएगा, अगर नाइट्रोजन की बात करोगे तो कम गहराई पर जाएगा तो नाइट्रोजन, और अधिक गहराई पर जाएगा तो हीलियम। चला, ये किसी किताब में उल्टा पुल्टा भी दिया है। हम लोग भी पहले से पढ़ाते थे कि ये अधिक गहराई में, ये कम गहराई में, लेकिन नहीं, बोर्ड अब नहीं मानता है। बोर्ड कहता है कि नहीं, निमी पब्लिकेशन में भी जब हम चेक किए तो नाइट्रोजन जो है कम गहराई में जाएगा और हीलियम होगा अधिक गहराई। हम तुमको कहां कहां देखो डाउट कहां का हो। गुब्बारा है तो उसको उड़ना है, उड़ना है तो उसको हाइड्रोजन तो कहीं नहीं होगा आंसर, उसके बारे में सोचना नहीं। तो गुब्बारा है तो उड़ना है, उड़ना है तो हल्का वाला देंगे हीलियम। फुटबॉल है, जमीन पर रहना है तो उसमें भारी वाला देंगे नाइट्रोजन। और एरोप्लेन है, ऊपर उड़ेगा आकाश में, तो उसमें सर हल्का वाला देंगे हीलियम। अब गोताखोर सांस लेगा अस्पताल में तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। हीलियम एकदम अक्रिय गैस है, एकदम अभिक्रिया नहीं करने देगा, इसीलिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अगर अस्पताल में जो मरीज सांस लेगा, और अगर कह देगा गोताखोर तो कम गहराई में कहेगा ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, अधिक गहराई में कहेगा तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अब ध्यान देना। अब सबसे पहली बात तो प्रथम सबसे हल्की गैस, तो प्रथम सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। लड़का इसमें भी कंफ्यूज रहता है, लड़का कहेगा प्रथम सबसे हल्की गैस, ओ प्रथम सबसे हल्की गैस हो गलो हीलियम, हीलियम हीलियम के रे भाई, का है रे भाई? हाइड्रोजन। एक डाउट अपन दिमाग से निकाल। हाइड्रोजन है 1 दूना 2 होता है, 2 ग्राम होता है इसका एटॉमिक वेट।
हीलियम की अगर बात करोगे तो हीलियम का 4 ग्राम होता है। तो सबसे हल्की गैस जो है ना वो हाइड्रोजन होती है, हीलियम नहीं होती। सबसे हल्की गैस क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। और दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम होती है। लड़का कोई क्वेश्चन मिलता नहीं कि सबसे हल्की गैस, वो खोजने लगता हीलियम 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 कहने ना। सबसे हल्की गैस अगर कहें चला तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होगी और दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम होगी। ध्यान देना, कहते हैं प्रथम सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, द्वितीय सबसे हल्की गैस हीलियम। हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहा जाता है, एकदम आवारा है, तुरंत आग पकड़ लेता है। और हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे भरा नहीं जा सकता। किसी भी चीज में हम लोग नहीं भरते, लेकिन क्वेश्चन भर दे तो भर दें। ये हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होता है। चला 4 चैप्टर ऐसा है जिसमें 5 चैप्टर जिसमें टाइम लेना है, बाद बाकी चैप्टर तुत तुत हो जाएगा, जिस दिन आएंगे उसी दिन खत्म। बहुत हल्का है। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे भरा नहीं जा सकता है। कहीं पर भी भरिएगा ओकरा में आग पकड़ ले। कहेगा हाइड्रोजन को क्यों नहीं भरा जा सकता? कहेंगे सबसे अधिक ज्वलनशील होता है। सबसे हल्की गैस कौन? तो कहेंगे हाइड्रोजन। दूसरी सबसे हल्की गैस कौन? तो हीलियम। वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर को हवा में न उड़ना है तो हाइड्रोजन भरेंगे नहीं क्योंकि सबसे अधिक ज्वलनशील है, तो हीलियम भरेंगे। नाइट्रोजन भर नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोजन भारी होता है। गुब्बारा में भरा जाता है, गुब्बारा में चला हाइड्रोजन भरना नहीं है, नाइट्रोजन भरेंगे नहीं क्योंकि भारी होता है, तो भर देंगे हीलियम। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ई कुछ नहीं है। कहता कम गहराई पर समुद्र में जाना है, तो कम गहराई पर समुद्र में जाना है तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। इसको ठीक कर लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होगा। और यहां कर लेंगे ऑक्सीजन प्लस हीलियम। बुक में भी हमने ठीक कर दिया है। कम गहराई में समुद्र पर जाना है तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, और अधिक गहराई में समुद्र में जाना है। चूंकि पहले हम लोग भी यही पढ़ाते थे, लेकिन जब इसको सर बोर्ड भी नहीं मानता, निमी में भी यही दिया हुआ, तो इसी को याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कहता कम गहराई पर समुद्र में जाना तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, अधिक गहराई में जाना तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अब फुटबॉल है, फुटबॉल है चला तो भारी होगा, भारी होगा तो नाइट्रोजन। फुटबॉल है तो भारी ना होगा। आर्गन क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? आर्गन सर आपको पता है आर्गन के बारे में? आर्गन और हीलियम में फर्क है। आर्गन महंगा होता है, हीलियम उससे सस्ता होता है, इसीलिए हम लोग उसको भरते हैं। कहता देखो फिर से हम पढ़ाते हैं। अगर 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 हम बात करें भाई मेरे कि हाइड्रोजन कहीं नहीं भरेंगे क्योंकि यह सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है। अब नाइट्रोजन भारी होता है तो जो जमीन पर रहता है उसमें नाइट्रोजन दे देंगे, और जिसको हवा में उड़ना है उसमें हीलियम भर देंगे। जिसको हवा में उड़ना है उसमें हीलियम, जैसे वायुयान का टायर, गुब्बारा, और जमीन पर रहना फुटबॉल, नाइट्रोजन। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, और गोताखोर को तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर सांस लेना अस्पताल में तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। गोताखोर अगर कम गहराई पर जाएगा तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, अधिक गहराई पर जाएगा ऑक्सीजन प्लस हीलियम। हाइड्रोजन का आवारा तत्व भी कहते हैं क्योंकि यह सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है, इसको कहीं भरा नहीं जा सकता। अगर हाइड्रोजन मिल जाए चला, जो एलपीजी में तुरा जितना हीट मिल रहा है उससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा हीट मिल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को कहीं भरा नहीं जा सकता। जरा सा फ्रिक्शन होगा उसमें आग पकड़ लेगा। क्यों? कहेगा तुमको सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कौन? तो कहेंगे हाइड्रोजन। सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कौन? तो कहेंगे हाइड्रोजन। क्लियर? सबसे हल्की गैस कौन? तो हाइड्रोजन। दूसरी सबसे हल्की गैस कौन? तो हीलियम। ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? ठोस से गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन। गैस से सीधे ठोस में बदल जाना डिपोजिशन। ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल क्या क्या है? एंथ्रासीन, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, गंधक। बोला ना, यही ना है तुम्हारा ऊर्ध्वपातित पदार्थ का एग्जांपल। तो आज हम लोगों ने यही बेंजोइक अम्ल का उपयोग फलों के खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। हम बोले समुद्र के पानी से तो कहेंगे सोडियम, और लेमिनेरिया घास से तो आयोडीन। पूरा ध्यान रखना, लेमिनेरिया घास से क्या? आयोडीन। और समुद्र के पानी से क्या? सोडियम क्लोराइड, दैट इज नमक, दैट इज सोडियम। क्लियर? ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ठोस से सीधा गैस, गैस से ठोस डिपोजिशन। एंथ्रासीन, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, नौसादर, आयोडीन, सल्फर, गंधक, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ। कौन पदार्थ है?
ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। जमीन पर फुटबॉल भारी होता है, नाइट्रोजन। हवा में उड़ना है, गुब्बारा हो या वायुयान का चक्का हो, हीलियम। हाइड्रोजन कहीं नहीं भरेंगे। ऑक्सीजन प्लस हीलियम सांस लेंगे, अधिक गहराई पर जाएगा तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम गोताखोर, और कम गहराई पर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। फुटबॉल भारी, नाइट्रोजन। हवा में उड़ना है, हीलियम। हवा में उड़ना है, हीलियम। काहे? हल्का होता है। गुब्बारा क्या भरें? हाइड्रोजन भर नहीं सकते। हल्का कौन होता है? हीलियम। भर दो, उड़ जाएगा। नमस्कार। ऊर्ध्वपातित, ठोस से सीधा गैस में, गैस से ठोस, डिपोजिशन। ऊर्ध्वपातित पदार्थ का एग्जांपल एंथ्रासीन, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, नौशादर, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर, आयोडीन। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट कमेंट सेक्शन ऑन करिएगा। तो अब आप लोग सर कमेंट्स कीजिए तो हम देखें तो नहीं क्या मामला है कमेंट्स का। जीव विज्ञान बहुत जल्द 1 से 2 दिन में सर अनाउंस कर देंगे। और बोलिए नेक्स्ट। हाँ ठीक है सर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट जल्दी सर कमेंट्स कर लीजिए। बुक जल्द ही आएगी, 3 दिन के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी बुक कब से मिलेगी। कल क्लास होगा, मंडे टू सैटरडे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर संडे भी करेंगे, लेकिन अभी मंडे टू सैटरडे है। कल क्लास होगा। और लिखिए, जल्दी लिखिए सर, कल क्लास होगा सर। बायोलॉजी बहुत जल्दी बता देंगे। मधेपुरा से हैं तो की करें बताइए। बुक का प्राइस कितना होगा अभी सर डिसाइड नहीं हुआ है। कल क्लास होगी। और जिनका भी पेमेंट से रिलेटेड इशू है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पर ऊपर में देखिएगा एक पिन किया हुआ है लिंक, वहां पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म रजिस्टर्ड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा ऊपर में पिन किया हुआ है एक, वहां पे सबसे ऊपर में आपको एक मैसेज दिखा रहा होगा मेरा ग्रुप खोलने के बाद, वहां आपको सर सब कुछ मिल जाएगा। वहां पर आप उसको खोलिए और उस ये को भरिए, आपका काम हो जाएगा। क्या करना है तब हमारे पास मैसेज आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सर सॉर्ट आउट कर देंगे। नमस्कार, मिलते हैं सर हम लोग कल की क्लास में। कल केमिस्ट्री नहीं हुआ था। थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के पढ़िए सर, इतना पढ़िए ना, कम से कम 15-16 घंटा पढ़िए, क्योंकि एक तरफ आपका जन्नत है, एक तरफ जहन्नुम है। एकदम या तो जन्नत में जाना है गवर्नमेंट जॉब करके, अनदर महा जहन्नुम में जाना है, तो सोच भी नहीं सकता वहां क्या स्थिति है। थैंक यू वेरी मच। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगती होगी सर, लेकिन आपके जीवन के लिए शायद लाभकारी होगी। एक दिन आप जरूर हमको याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।